रंगारेड्डी जिले के मीरपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 16 स्थित पाशा कॉलोनी में लायंस क्लब ऑफ जिलेगुड़ा गीतांजलि सेवा केंद्र के ब्लड बैंक का राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ब्लड बैंक स्थापित करना यह बहुत ही शुभ परिणाम है। मंत्री ने कहा, लायंस क्लब के सेवा कार्यक्रमों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि लायंस क्लब की सेवाओं को मैं सदैव याद करती हूं और लायंस क्लब की सेवाएं काफी अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति रक्तदान करना चाहिए। हम रक्तदान करने से दूसरों के लिए मददगार होते हैं। इस कार्यक्रम के मीरपेट नगर निगम की मेयर दुर्गा दीप लाला, महापौर तिंगला विक्रम रेड्डी, पार्षद एनुगु अनिल यादव, फ्लोर लीडर भूपाल रेड्डी, अध्यक्ष कामेश रेड्डी, लायंस क्लब के सदस्य आदि उपस्थित थे। కరోనా వచ్చినప్పుడు బ్లడ్ కోసం ఎంతమంది తాతలాడినారు, వైద్య సేవల కోసం ఎంతమంది కనిపించని దేవుడిని దండం పెట్టుకున్నారో మనందరికీ తెలుసు। అలాంటి సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతున్న తరుణంలో స్థానికంగా ఇక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలకు అవసరమైన ఏమన్నా కూడా మీరు అడుగు ముందుకెళ్ళిన ముఖ్యమంత్రి గారి ఇచ్చిన ఆదేశంతో ఈరోజు లయన్స్ క్లబ్ కి ఏర్పాటు చేయడం, బ్లడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయడానికి మీరు ముందుకు వచ్చిన రోజు ఆ రోజు మీరు అనౌన్స్ చేసిన రోజు ఎట్టి పరిస్థితులలో నా నియోజకవర్గంలో ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉండాలన్న సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాను। మనిషికి అవసరమైన కార్యక్రమం కాబట్టి ఇది విజిబుల్ గా ఉండాలి। మెయిన్ రోడ్ మీద పెడతాం పోపాలంటే వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు, కానీ 10 మందికి వస్తూ పోతూ ఉంటే ఇది ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా కనిపించాలి। కాబట్టి ఇక్కడ కట్టుకుందాం అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎక్కడ నా ప్రమేయం ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ తప్పకుండా నేను ఉంటాను। నియోజకవర్గంలో సర్వీస్ మోటివ్తో సర్వీస్ చేస్తూ సమాజంలో సర్వీస్ చేస్తూ ఇంత పెద్ద ఆస్తిని ఈ లయన్స్ క్లబ్ కి ఏర్పాటు చేసినందుకు దీంట్లో భాగస్వామ్యమైన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తున్నాను। దీంట్లో 50% రాధాకృష్ణ గారు ఇచ్చారని చెప్తా ఉన్నారు। ధన్యవాదాలు। భవిష్యత్తులో ఇది ఒక మన నియోజకవర్గం కాదు, ఎల్పీ నగర్ సర్కిల్ లోనే దీనికి ప్రాధాన్యత ఏర్పడుతుంది। गत कुछ अरसे से तेलंगाना में टीआरएस तथा बीजेपी के बीच बड़ी मजबूत और कांटे की डायलॉगबाजी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि टीआरएस पार्टी भ्रष्टाचारी और राजकारों की पार्टी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टीआरएस पार्टी एक बकवास जुमला पार्टी है। यह कहकर दोनों दलों के नेता आपस में डायलॉगबाजी कर रहे हैं। हाल ही के समय में मंत्री केटीआर विपक्षी दलों पर टिप्पणियां करते हुए उन पर हमले बढ़ा दिए हैं। एक और राज्य के भाजपा नेताओं को चिढ़ाते हुए वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह को तगड़े काउंटर दे रहे हैं। इस समय ताजे तौर पर उन्होंने ट्विटर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आलोचनाओं की छड़ी लगा दी। उन्होंने ट्विटर में कहा कि प्रिय मोदी जी, 8 वर्षों के पूर्व आज ही के दिन देश को आप यह आश्वासन दिए थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं, आने वाले हैं, लेकिन 8 वर्षीय शासनकाल में डॉलर की कीमत से रुपए की कीमत 77 पर गिर गई है। बेरोजगारी दर 45 वर्षों के अधिकतम सीमा पर पहुंच गई है। मुद्रास्फीति 30 वर्षों के अधिकतम पर पहुंच गई है। विश्व में एलपीजी के सबसे अधिक दाम हमारे ही देश में है। आर्थिक व्यवस्था गत 42 वर्षों से आज के जैसी परिस्थिति में पतन नहीं हुई थी। केटीआर ने अपने ट्विटर में यह सब टिप्पणियां करते हुए कहा कि आज से 8 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 2014 में लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई अच्छे दिन आ रहे की बात को केटीआर ने मजाक में उड़ाया। राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर आज से 10 दिनों की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। केटीआर लंदन सहित स्विट्जरलैंड का भी दौरा करेंगे। यह पता चला है कि केटीआर तेलंगाना राज्य में भारी विदेशी निवेश के लक्ष्य से विदेशों का दौरा कर रहे हैं। आज से 21 तारीख तक केटीआर लंदन के दौरे पर रहेंगे। इसी प्रकार 22 मई से 26 मई तक स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठकों में भाग लेंगे। इसी दौरान विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में भी मंत्री केटीआर भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले उद्योगपतियों में कंपनियों के मालिकों में तथा सीईओ स्तर के लोगों से केटीआर मिलेंगे। इसके पश्चात 26 मई के साया केटीआर हैदराबाद पहुंचेंगे।
यह ऐसा हो तो 12 वर्षों के बाद केटीआर लंदन के दौरे पर जा रहे हैं, जिस कारण वहां बसे तेलंगाना वासी केटीआर के स्वागत में फ्लेक्सियां आदि स्थापित किए हैं। सरूर नगर डिवीजन में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल होम में समर कैंप का उद्घाटन किया गया है। इस कैंप का स्थानीय पार्षद आकुला श्रीवाणी ने उद्घाटन किया। पार्षद ने बताया कि यह शिविर 17 से 31 मई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि आयोजकों ने बच्चों की सुविधा के लिए यह बहुत अच्छा आयोजन किया है। समर कैंप के आयोजकों ने इस अवसर पर बताया कि इस शिविर में भाग लेने के इच्छुक लोग स्पोर्ट्स वेबसाइट पर अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं और कोच की भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। మన సరూర్ నగర్ డివిజన్ లో విఎం హోమ్ గ్రౌండ్ లో జిహెచ్ఎంసి స్పోర్ట్స్ సమ్మర్ క్యాంప్ స్టార్ట్ చేశారు। ఇవాళ నుంచి 31 వరకు, ఈ నెల 31 వరకు సమ్మర్ క్యాంప్ ఉంటుంది। మార్నింగ్ 6 నుంచి 8 AM వరకు, అలాగే ఈవినింగ్ వచ్చేసి 4 to 6 ఈ అవర్స్ లలో ఇక్కడ సమ్మర్ క్యాంప్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు పిల్లలకు। ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి దీంట్లో జాయిన్ కావచ్చు। దీనికి వచ్చే ముందు మీరు sports.ghmc.gov.in లో రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇక్కడికి వస్తే కోచ్ వచ్చేసి రవి గారు, తన నంబర్ 8500000120 తనకి కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తారు। ఇది జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు। దయచేసి పిల్లలు ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి దీని సదుపయోగం చేసుకోండి। దానికి అలాగే ఫీజు వచ్చేసి కూడా చాలా తక్కువ। షటిల్ కి వచ్చేసి 50, హాకీ, ఫుట్బాల్, వాలీబాల్, बैडमिंटन వాటికి 10 రూపీస్ మాత్రమే। ధన్యవాదాలు। हैदराबाद नगर में मेट्रो रेल के द्वितीय चरण के मार्गों में संशोधन किए जा रहे हैं। अब तक की द्वितीय चरण में संबंधित कुछ मार्ग का अध्ययन किए दिल्ली मेट्रो रेल ने सरकार को डीपीआर सौंपे हैं। यह ऐसा हो तो कोरोना कारणों के चलते यह परियोजना निर्माण में विलंब होने से नगर में जीएचएमसी तथा एचएमडीए ने कई मौलिक सुविधाओं के कार्य आरंभ कर नए फ्लाईओवर, अंडरपास, सड़कों, लिंक सड़कों आदि को उपलब्ध कराया है। इसी विषय में द्वितीय चरण के प्रस्तावों के अंतर्गत BHEL लिंगमपल्ली से गच्चीबौली मेहंदीपट्टनम के रास्ते लकड़ी का पुल तक निर्मित किए जा रहे मार्गों में कुछ आवश्यक संशोधन करने की जानकारियां मिल रही है। ग्रेटर हैदराबाद BHEL तथा पटेंचेरू क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने से उस प्रांत से होकर के गौर सिटी को मेट्रो निर्मित करने के लिए अधिकारीगण प्रयास कर रहे हैं। BHEL से मियापुर, कोंडापुर होते हुए कच्चीबौली के शेखपेट, टोली चौक, मेहंदीपट्टनम लकड़ी का पुल तक द्वितीय चरण के मार्गों को निर्मित करने के प्रस्ताव को तैयार किया गया है। लेकिन इन 2 वर्षों के कार्यकाल में मियापुर से कोंडापुर, कच्चीबौली, रायदुर्गम, शेखपेट, टोली चौकी क्षेत्रों में कई फ्लाईओवर, पुलों के निर्माण किए गए हैं। अब यह फ्लाईओवर मेट्रो रेल में आड़े आते हुए बाधा बन रहे हैं। इस प्रकार की भी सूत्रों ने जानकारी मिली है। चिंतापंडु नवीन कुमार उर्फ तीनमार मल्लन्ना पर राज्य के परिवहन मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार ने 10 करोड़ रुपयों का मानहानि का दावा डाला है। इस संबंध में उन्होंने तीनमार मल्लन्ना को अपने वकील के हाथों नोटिस भेजा है। पुवाड़ा अजय कुमार द्वारा भेजी गई नोटिसों में बताया गया है कि तीनमार मल्लन्ना ने अजय कुमार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को दृष्टि में रखकर उन पर निराधार आरोप लगाए हैं और उनके द्वारा तीनमार मल्लन्ना दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से अपने चैनल तथा समाचार पत्रों में झूठ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंध मल्लन्ना दुर्बुद्धि से एक पत्रकार बनकर प्रचलन में चल रहे हैं। वह पत्रकारिता में न्यूनतम प्रामाणिकताओं का भी पालन किए बिना असत्य प्रचार किया है। यह जानकारी अजय कुमार के वकील ने दी। उन्होंने नोटिस में यह भी बताया कि तीनमार मल्लन्ना ने मंत्री अजय कुमार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, इसीलिए तीनमार मल्लन्ना पर सिविल क्रिमिनल कानूनों के तहत मंत्री को 10 करोड़ रुपयों का हर्जाना देने की बात कहते हुए उसके साथ ही कानून के अनुसार उचित कार्रवाइयों के भी तीनमार मल्लन्ना हकदार है कहकर बताया। अजय कुमार के अधिवक्ता ने नोटिसों में बताया कि वह 7 दिनों के भीतर इनके क्लाइंट पुवाड़ा अजय कुमार को बिना किसी शर्तों के क्षमा याचना करने की भी मांग की है।
यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के तेलंगाना राज्य जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक श्रीनिवास राव ने आज दर्शन किए। इस संदर्भ में उन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की विशेष पूजा की। इसके पूर्व मंदिर परंपरा अनुसार राज्य के स्वास्थ्य निदेशक का मंदिर के पुजारियों ने भव्य स्वागत किया। श्रीनिवास राव ने स्वयंभू प्रतिमाओं को स्वर्ण पुष्पा अर्चना, अष्टोत्तर पूजा आदि किए। इसके पश्चात नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पुजारियों ने आशीर्वचन कर उन्हें लड्डू प्रसाद प्रदान किया। तेलंगाना राज्य का गठन होने के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मंदिर का बहुत ही अद्भुत ढंग से विकास कर उसे निर्मित कराए हैं। यह बात स्वास्थ्य निदेशक श्रीनिवास राव ने कही। उन्होंने कहा कि आज इतने बड़े महत्व वाले मंदिर के दर्शन कर मैं भाग्यशाली हो गया हूँ। श्रीनिवास राव ने कहा कि यह शिल्प कलाओं के साथ साथ कलाकारों की भी निपुणता को भी बहुत बेहतरीन ढंग से उभार दिया गया है, जिसे देखकर मेरा मन संतोष से फूला नहीं समा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण राज्य की जनता काफी तकलीफों का सामना करते हुए कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरी है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नरसिम्हा स्वामी इन सभी समस्याओं से राज्य की जनता को मुक्त कराकर राज्य में खुशहाली बरकरार रखे। యాదాద్రిలోని స్వయంభూ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకోవడం వల్ల నిజంగా నా జీవితం ధన్యమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే గత 200 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ అలాగనే మన రాష్ట్రంలోని దేశంలోని ప్రజలందరూ కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారితో బాధపడుతున్నారు. అది మన కేసరి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఏదైతే చర్యలు చేపట్టామో వాటన్నిటి కూడా కోవిడ్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ మనం ఈరోజు విముక్తి కావడం జరిగింది. సో దానిలో భాగంగా ఈరోజు స్వామివారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవటం, వారిని దర్శనం చేసుకోవటం, అలాగనే రాబోయే రోజుల్లో ఈ కరోనా మహమ్మారిని మన రాష్ట్రం నుంచి మన దేశం నుంచి మొత్తం ప్రపంచంలో నుంచి కంప్లీట్గా ఇది కనుమరుగేటట్లు చేయాలని చెప్పేసి భగవంతుడిని ప్రార్థించడం జరిగింది. అలాగనే మొట్టమొదటిసారి యాదాద్రి టెంపుల్ని పునర్మించిన తర్వాత నేను రావటం, స్వామివారిని దర్శించుకోవటం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అంటే మనం ఒకప్పుడు మనకి ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు తిరుమలలో వచ్చేసేసి వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం దర్శించుకోవడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం. అక్కడ ఆ టెంపుల్ని వాటిని చూసి మనం పారవశ్యం చెందేవాళ్ళం. ఏదైతే అక్కడ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు నిర్మించారో ఇక్కడ మన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారు గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి వారిలో యాదాద్రి టెంపుల్ని కూడా అదే స్థాయిలో అంతకంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నతమైన స్థానంలో నిర్మించడం నిజంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు చేసుకున్న అదృష్టం భావించవచ్చు. ఈ సందర్భంగా ఆ యాదాద్రి స్వయంభూ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళ్ల రాష్ట్ర ప్రజలందరి మీద ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ट्रैफिक चालन के मामले में हैदराबाद नगर पुलिस नई तकनीकी का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार वाहन चालकों को उनके वाहनों से संबंधित चालनों का अपडेट सीधा व्हाट्सएप ऐप द्वारा भेजने की तैयारी की जा रही है। वाहन पंजीकरण के समय वाहन चालक द्वारा दिए गए पते, फोन नंबर जैसी जानकारियों को परिवहन विभाग पुलिस को उपलब्ध कराएंगे, जिसके तहत यातायात पुलिस उन फोन नंबरों पर जानकारियां तथा ई चालन की जानकारियां भेजेंगी। साधारणतः पूर्व में वाहन चालकों को यह जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस चालन पोर्टल में जांच कर मालूम करना होता था। अब सीधे वहां जानकारियां व्हाट्सएप ऐप द्वारा मिल जाने से चालन लंबित रखे बिना समय पर उनका भुगतान किया जा सकता है। इन चालनों को ऑनलाइन ट्रैफिक कंपाउंडिंग बूथ तथा मी सेवा केंद्रों में भुगतान करने की सुविधाएं प्रदान की गई है। सभी वाहन चालकों के मालिकों को ईमेल की सुविधा न होने से पुलिस विभाग ने यह निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी भी प्राप्त हो रही है। हाईटेक सिटी शिल्पारामम माधापुर में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संदर्भ में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आदि का संचालन किया जाएगा। मिट्टी के मटके बनाने, मिट्टी से गुड़िया, मधुबनी पेंटिंग, निर्मल पेंटिंग, आर्कलिंग पेंटिंग, ट्राइबल पेंटिंग, संस्कृत में बात करने, भगवत गीता श्लोक के साथ 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिल्पारामम परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में बच्चों से लेकर बड़े लोग भी यहां आकर सीख सकते हैं। शिल्पारामम में हस्तकलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाइट का कोई यहाँ जगह ही नहीं। थिंक कीजिए, थिंक करके जो है सब जैसे कृष्ण भगवान का एक फिगर बनाना है आपको, तो बचल पूरा का वो कलर लेके लगाइए इसमें।
रंगारेड्डी जिला मीरपेट पुलिस थाना परिधि में विवेक नगर कॉलोनी निवासी ट्रांसजेंडर के मकान में चोरी की घटना घटी। चोरों ने घर में वीवो Y21, रेडमी नोट 5 मोबाइल फोनों को कुछ अज्ञात चोर चुरा ले गए। इस घटना पर पीड़ितों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि चोरी हुए फोनों की कीमत लगभग 40,000 रुपए है। घर में चोरों को कुछ भी न मिलने से वह मोबाइल फोनों को उठा ले गए, ऐसा पुलिस का अनुमान है। पुलिस ने बताया कि चोरी की घटनाओं से संबंधित कुछ दृश्य सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। सीसी फुटेजों के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जाँच की कार्रवाई शुरू की है। నేను జిల్లెలగూడలో ఉంటానని నా పేరు శీర్ష యాదవ్। ఆదివారం నైట్ 12 గంటలకి మా ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారండి। ఒక అతను బైక్ మీద వచ్చాడు, ఇక్కడ వెయిట్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ టాయిలెట్ వద్ద నటించుకుంటూ ఆటోలో కూర్చొని మెల్లగా ఇంట్లోకి అక్కడ చెప్పులు ఆటో కాడ చెప్పులు ఇప్పేసి మెల్లగా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి 2 మినిట్స్ ఉన్నాడు, బట్టలన్నీ పడేశాడు, 2 ఫోన్లు తీసుకొని 2 మినిట్స్ తర్వాత బయటికి వెళ్ళి మా ఇల్లు బైక్ మీద రిటర్న్ వెళ్ళిపోయాడండి। అతను ఎవరో తెలియదు మాకు, మా ఇంట్లో చోర్ చేశాడు ఆయన, మాకు ఇట్లా న్యాయం చేయాలండి। ఒకటి 2 ఫోన్లు అండి, ఒకటి రెడ్మీ ఒకటి వివో, ఎంత 22,000 అండి, 20,000 2 ఫోన్లు అండి। మాకు తెలియదండి అతను ఎవరో మాకు తెలియదు, దొంగనప్పుడు మాకెలా తెలుసు అండి, మా ఇంటికి వస్తారని మాకెలా తెలుసు। వచ్చాడు తీసుకెళ్ళి మేము ఆల్రెడీ పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాము, వాళ్ళు కూడా వచ్చారు చెక్ చేశారు, మేము చెప్తామని చెప్పారు వాళ్ళు। సీసీ కెమెరా కూడా రికార్డింగ్ అయ్యింది మా దగ్గర। तेलंगाना में धूप का कहर तंदूर की भट्टी जैसा बढ़ रहा है, जिस कारण मद्यपान के शौकीन बियर का सेवन करने से बियर की खपत बढ़ गई है। गर्मी के मारे लोग शराब की दुकान से ठंडी बियर की बोतल लेकर गटक रहे हैं। गर्मियों के कारण गत वर्ष की तुलना में इस गर्मियों के मौसम में बियर की बिक्री 90% अधिक दर्ज हुई है। बियर सहित ब्रांडी विस्की का भी कारोबार बढ़ने की आबकारी विभाग ने जानकारी दी है। मार्च से लेकर अब तक 6,702 करोड़ रुपए के बियर की बिक्री हुई है। कोरोना कारणों के चलते गत 2 वर्षों से बियर की बिक्री गिर गई थी, लेकिन इस बार बियर की बिक्री बढ़ गई है। बियर की बिक्री में रंगारेड्डी जिला प्रथम स्थान पर खड़ा है। उस जिले में 2.38 करोड़ लीटर के बियर की बिक्री हुई है। इसके साथ ही 1.15 लीटर करोड़ बियर की बिक्री के साथ वरंगल द्वितीय स्थान पर खड़ा है। लोग गर्मियों के साथ साथ बियर का सेवन कर अपने आप को शीतल करते जा रहे हैं और उससे राहत की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। भारत देश में कोरोना का कहर क्रमिक रूप से घटता जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान 3,57,000 लोगों की पुरानी जांच की गई, जिसमें से 1,569 लोगों को ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक दिन पूर्व किए गए जांच में निकले परिणामों की अपेक्षा यह संख्या 600 कम है। भारत देश को कोरोना की चौथी लहर का खतरा होने की विशेषज्ञों ने कुछ दिन पूर्व चेतावनी जारी की थी, लेकिन यह कोरोना के मामले अब तक अचानक बढ़ गए थे, जिससे कुछ दिनों तक कोरोना मामलों का क्रम प्रतिदिन 3,000 के ऊपर ही दर्ज हुआ। लेकिन इस समय कोरोना के नए मामलों की संख्या घटती जा रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 2,467 लोग पुराना से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए हैं। इसी समय में देश भर में 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके साथ देश में कुल मृतकों की संख्या 5,24,260 पर पहुंच गई है। इस समय देश में 16,400 लोग विविध अस्पतालों तथा क्वारंटीन में अपना उपचार करवा रहे हैं। देश भर में आज तक का 4,25,84,710 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं।